9 अगस्त 1925 की रात, चांदनी रात में एक ट्रेन लखनऊ से चली, ब्रिटिश सरकार का खजाना लेकर। ट्रेन तेजी से पटरी पर दौड़ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही पलों में इतिहास रचा जाने वाला है। काकोरी स्टेशन के पास अचानक ट्रेन रुक जाती है। यात्रियों को कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी एक जबरदस्त झटका, कुछ सशस्त्र युवक छायाओं की तरह ट्रेन के पास पहुंचते हैं। उनकी आंखों में आग और हाथों में हथियार थे। यह डकैती नहीं, इनकलाब। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और उनके क्रांतिकारी साथियों ने ब्रिटिश खजाने से भरे बक्से को तोड़ना शुरू किया। बंदूक की नोक पर सब स्तब्ध थे। पलक झपकते ही खजाना गायब हो गया। ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरीके से बौखला गई। पूरे भारत में हलचल मच गई। सीआईडी पुलिस और अंग्रेज अफसर चारों तरफ हत्यारे की तरह दौड़ पड़े। एक एक क्रांतिकारी को खोजा जाने लगा। महीनों तक चले इस ऑपरेशन के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक लाहिड़ी और रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर मेरे खून से वतन की मिट्टी रंगीन होती है तो मुझे इसका गर्व है। ये थे अशफाक उल्लाह के अंतिम शब्द। 19 दिसंबर 1987 को फांसी दे दी गई। पर क्या आजादी की आग बुझी? नहीं, यह आग पूरे भारत में चल उठी। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असंतोष चरम पर था। लगातार बढ़ते सामाजिक भेदभाव और आजादी की बढ़ती ललक ने भारतीय युवाओं क्रांतिकारी विचारधारा की ओर आकर्षित किया। 1905 में बंगाल विभाजन और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने भारतीय युवाओं को अहिंसक आंदोलन से अलग एक और अधिक प्रत्यक्ष संघर्ष के रास्ते पर धकेल दिया। वे समझने लगे थे कि ब्रिटिश शासन को सिर्फ विरोध प्रदर्शन से नहीं, बल्कि सशक्त और साहसी कदमों से उखाड़ फेंका जा सकता है। भारत के कई हिस्सों में क्रांतिकारी संगठन सक्रिय हो गए थे। बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर पार्टी, महाराष्ट्र में अभिनव भारत सोसाइटी और उत्तर भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठन अस्तित्व में आए। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में उत्तर भारत के कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों ने मिलकर किया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य एक सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र बनाना। इस क्रांतिकारी संगठन के मुख्य नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, जो विचारधारा के प्रमुख सूत्रधार थे, अशफाक उल्लाह खां, जो संगठन के सबसे मजबूत स्तंभ थे, वहीं चंद्रशेखर आजाद एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार, राजेंद्र लाहिड़ी संगठन के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक माने जाते थे, वहीं सचिंद्रनाथ बख्शी योजना निर्माण में सहायक। इन क्रांतिकारियों का सफर अलग अलग रास्तों से शुरू हुआ, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही था, स्वतंत्रता। राम प्रसाद बिस्मिल ने जब अंग्रेजों की क्रूरता देखी तो उनका मन विद्रोही हो उठा। अशफाक उल्लाह खां, जो बचपन से ही बिस्मिल के विचारों से प्रभावित थे, उनके साथ जुड़े। राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद ने भी देश की आजादी को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। साल 1924 में एक गुप्त सभा में पहली बार एक क्रांतिकारी एक साथ हुए। यह बैठक शाहजहांपुर में हुई थी, जहां उन्होंने एक संगठन क्रांतिकारी दल बनाने का संकल्प लिया। उस दिन से रणनीति बदल गई। उन्होंने तय किया कि अब वे केवल अंग्रेजों का विरोध ही नहीं, बल्कि उन्हें सीधा आर्थिक और राजनीतिक नुकसान भी पहुंचाएंगे। वे किसी भी तरह से ब्रिटिश शासन को कमजोर करना चाहते थे, जिससे जनता में क्रांति की भावना भड़क सके। लेकिन HRA के सामने सबसे बड़ी समस्या थी संगठन को चलाने के लिए धन की कमी। क्रांति के लिए हथियार, गोला बारूद और प्रचार सामग्री आवश्यक थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी था। कांग्रेस जैसी संस्थाओं से उन्हें कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिल रही थी। इसलिए HRA के नेताओं ने मिलकर एक साहसी योजना बनाई, जिससे वे अपने क्रांतिकारी आंदोलन को तेज कर सके और ब्रिटिश सरकार को सीधी चुनौती दे सके। 1925 की गर्मियों में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने अपने विश्वस्त साथियों के साथ कई गुप्त बैठकों का आयोजन। इन बैठकों में ब्रिटिश सत्ता को कमजोर करने के लिए एक बड़े कदम की रूपरेखा तैयार की गई। योजना का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को सीधी चुनौती देना, ताकि भारतीय जनता को जागरूक किया जा सके। क्रांति के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना और युवाओं में विद्रोह की भावना को जगाना, और उन्हें यह दिखाना कि अंग्रेजों से लड़ना अभी भी संभव है। घटना से कुछ दिन पहले सभी प्रमुख क्रांतिकारी एक गुप्त स्थान पर इकट्ठा हुए। राम प्रसाद बिस्मिल ने सभी को देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान की शपथ दिलाई। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। अशफाक उल्लाह खान ने संगठन की एकता बनाए रखने के लिए अपने दोस्तों से यह वादा लिया कि कोई भी ब्रिटिश पुलिस के सामने घुटने नहीं टेकेगा। सभी क्रांतिकारियों को अलग अलग दलों में बांटा गया और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां दी। हर व्यक्ति जानता था कि यह साधारण योजना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई का एक निर्णायक कदम। 19 अगस्त 1925 यह वह दिन था जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक घटना घटी। काकोरी कांड को इतिहास में क्रांतिकारियों की साहसिक योजना के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस घटना के पीछे कुछ ऐसे गुमनाम नायक भी थे जिनका नाम कहीं दर्ज नहीं। यह कहानी ऐसे ही एक अनजान व्यक्ति की है, जिसने काकोरी कांड को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। क्रांतिकारियों को अपने आंदोलनों के लिए धन की आवश्यकता थी और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। खबर थी कि एक ट्रेन जो ब्रिटिश सरकार का खजाना ले जा रही थी लखनऊ से शाहजहांपुर की ओर जाने वाली। योजना बनी कि इसे काकोरी स्टेशन के पास रोका जाएगा और खजाने पर कब्जा किया जाएगा। शाहजहांपुर के पास एक छोटा सा गाँव था जहां रघुनाथ सिंह नाम का एक किसान रहता था। वह एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर उसका खून खौल उठता था। उसका बेटा 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारा गया था। तभी से उसके दिल में विद्रोह की आग जल रही थी। एक दिन गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर उसे कुछ युवकों की बैठक दिखाई दी। उसने छिपकर सुना तो पता चला कि वह अंग्रेजों की ट्रेन लूटने की योजना बना रहे। रघुनाथ आगे आया और खुद को एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में प्रस्तुत किया। शुरुआत में बिस्मिल और अशफाकुल्लाह को उस पर शक तो हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में देशभक्ति की लौ देखी तो उन्होंने उसे अपने मिशन का हिस्सा बना लिया। क्रांतिकारियों ने योजना बनाई कि ट्रेन को रोकने के लिए एक चेन की पुलिंग की जाएगी। खजाने को निकालने के लिए हथियार और औजार भी तैयार किए। रघुनाथ सिंह का काम था पुलिस और अन्य लोगों को गुमराह करना और जरूरी सूचना क्रांतिकारियों तक पहुंचाना। 9 अगस्त 1925 रात 8 बजे लखनऊ से शाहजहांपुर जाने वाली ट्रेन अपनी गति से दौड़ रही। काकोरी स्टेशन से कुछ किलोमीटर पहले राम प्रसाद बिस्मिल ने चैन पुलिंग कर दी। ट्रेन झटके से रुक गई। यात्रियों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। क्रांतिकारी तैयार थे। चंद्रशेखर आजाद और अशफाकुल्लाह खान ने ट्रेन के गार्ड को नियंत्रित। राजेंद्र लाहिड़ी और उनके साथी खजाने वाले डिब्बे को तोड़ने लगे, लेकिन तभी एक अंग्रेज अफसर ने बंदूक निकाली। वह गोली चलाने ही वाला था कि रघुनाथ सिंह अचानक छाया की तरह आया और उसे पीछे से पकड़ लिया। बिस्मिल जी, जल्दी कीजिए, समय बहुत कम है, रघुनाथ ने चेतावनी दी। कुछ मिनटों में खजाने के बक्से ट्रेन से नीचे उतार दिए गए। क्रांतिकारियों ने रुपए से भरी पेटियां उठाई और वहां से निकलने लगे। सब कुछ योजना अनुसार हो रहा, लेकिन तभी एक यात्री गलती से ट्रेन से गिर गया और जोर से चीख उठा। आवाज सुनते ही दूर खड़े सिपाही चौकन्ने हो गए। गोलियों की आवाज गूंज उठी। क्रांतिकारियों ने तेजी से जंगल की ओर भागना शुरू किया। अंग्रेज सिपाही पीछा कर रहे थे। रघुनाथ सिंह पीछे रह गया। बचकर निकल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। तो उसने अपनी पुरानी बंदूक निकाली और अंग्रेजों पर फायर कर दिया। कुछ सिपाही पीछे हटे, लेकिन एक अंग्रेज अफसर ने उसे गोली मार। रघुनाथ सिंह वहीं गिर पड़ा, लेकिन तब तक क्रांतिकारी सुरक्षित निकल चुके थे। उसकी कुर्बानी ने काकोरी कांड को सफल बना दिया, लेकिन रघुनाथ सिंह इस कहानी का एक ऐसा हिस्सा था जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं जगह नहीं मिला। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार सत्ते में आ गई। देश भर में क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। बिस्मिल, अशफाक, लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। चंद्रशेखर आजाद किसी तरह बच निकले और बाद में इलाहाबाद में शहीद हुए, लेकिन रघुनाथ सिंह का नाम कहीं नहीं आया, न तो किसी मुकदमे में, न किसी खबर में। वह एक अनकहा नायक बन के रह गया, जिसकी कुर्बानी ने क्रांति की लौ जलाए रखी। काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने जांच शुरू की और भारतीय पुलिस ने जासूसी कर क्रांतिकारियों का सुराग लगाया। कई दिनों तक उनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। अंततः 26 सितंबर 1925 से लेकर 1 अक्टूबर 1925 तक विभिन्न स्थानों से काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारी पकड़े गए। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर में अपने घर पर थे जब ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। अशफाकुल्लाह खान काकोरी कांड के बाद फरार हो गए थे और बिहार में दानापुर में छिपे रहे। बाद में वे दिल्ली गए और इंजीनियरिंग फार्म में काम करने लगे, लेकिन एक साथी की गद्दारी के कारण पुलिस को उनका पता चल गया और उन्हें दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए ब्रिटिश पुलिस ने कई प्रयास किए, लेकिन वे बचते रहे और बाद में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है, में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राजेंद्र लाहिड़ी उस समय बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। काकोरी कांड से जुड़ाव मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें वहीं गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मनमथ नाथ गुप्त पुलिस ने वाराणसी में उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तारी के समय वह एक साधारण छात्र की तरह रह रहे थे। ठाकुर रोशन सिंह को ब्रिटिश सरकार ने जांच के बाद उन्हें शाहजहांपुर से पकड़ लिया। हालांकि वे सीधे काकोरी कांड में शामिल नहीं थे। केशव चक्रवर्ती, जिन्हें विष्णु शरण दुबे के नाम से जाना जाता है, वह बिहार में छुपे हुए थे, लेकिन पुलिस को गुप्त सूचना मिल गई और वह पकड़े गए। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने 26 अक्टूबर 1925 को काकोरी कांड का मुकदमा दर्ज किया। यह मुकदमा 1 साल 6 महीने यानी कि 18 महीने तक चला। अदालत में सुनवाई 1926 में शुरू हुई और अप्रैल 1987 में इस पर अंतिम फैसला सुनाया गया। इन क्रांतिकारियों को बचाने के लिए देश के वीरों ने इनका साथ दिया, पर इनको बचाने में सफल नहीं हुए। इसमें पहला नाम आता है पंडित मदन मोहन मालवीय, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे, जिन्होंने क्रांतिकारियों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। गणेश शंकर विद्यार्थी, ये क्रांतिकारी पत्रकार जिन्होंने इस केस में कानूनी और सामाजिक समर्थन किया। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता, जिन्होंने क्रांतिकारियों की मदद के लिए बहुत प्रयास किया। प्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड के मुख्य नायक, जिन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को मजबूत बनाए रखा और साथ ही क्रांतिकारियों की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष किए। भगवती चरण बोहरा, एक क्रांतिकारी जिन्होंने कानूनी मदद के लिए प्रयास किया। वही कुछ भारत के ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इन क्रांतिकारियों के साथ गद्दारी का काम किया, जिसमें रघुनाथ सिंह नाम का एक व्यक्ति था। इसने क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दी
और ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। रामनारायण मिश्रा ब्रिटिश सरकार के वफादार व्यक्ति जिन्होंने क्रांतिकारियों की योजना के बारे में सूचनाएं दी। जय गोपाल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य था, लेकिन बाद में उसने ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर दिया और क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही। मुकुंदी लाल इसने भी अदालत में गवाही देकर क्रांतिकारियों को फंसाने में भूमिका निभाई। ऐसे गद्दार थे जिनके कारण इन क्रांतिकारियों का बलिदान बहुत जल्द हो गया। काकोरी कांड 1925 के वीर क्रांतिकारियों को जब 1927 में फांसी दी गई, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक निर्णायक मोड़ बन गया। इस घटना ने पूरे भारत में क्रांति की लहर फैला दी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी 27 दिसंबर 1927 गोंडा जेल में इन्हें फांसी दी गई। मैं क्रांति का पुजारी हूं और मरते दम तक संघर्ष करूंगा। इन अंतिम शब्दों के साथ उन्होंने इस जीवन को विदा किया। उन्हें योजना से 2 दिन पहले ही फांसी दे दी गई ताकि कोई क्रांतिकारी विरोध न कर सके। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर जेल में इन्हें फांसी दी गई। उनके अंतिम शब्द थे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। वह बहुत बड़ी कवि और लेखक भी थे। ठाकुर रोशन सिंह 19 दिसंबर 1927 नैनी जेल इलाहाबाद में इन्हें फांसी की सजा सुनाई। गर्व है कि मैं अपने देश के लिए जी और मर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने इस जीवन से विदा लिया। वह पहले से ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलनों में सक्रिय रहे। अशफाक उल्लाह खां 19 दिसंबर 1927 फैजाबाद जेल में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। मैंने अपने मुल्क की आजादी के लिए अपनी जान दी है, यह थे उनके अंतिम शब्द। वह HRA के एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की मित्रता हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनी। लाहिड़ी को समय से पहले फांसी देकर ब्रिटिश सरकार ने क्रांति की ज्वाला को और ज्यादा भड़का दिया। रोशन सिंह ने आखिरी समय तक बिना झुके अपने बलिदान को स्वीकार किया। इन क्रांतिकारियों ने मानो देश के जनता के सीने में आग लगा दी हो, सब तरफ विद्रोह होने लगे। फांसी के 10 ही दिन के भीतर भारत में उग्र आंदोलन और घटनाएं उभर करके सामने आने लगी। जैसे 19 दिसंबर को फांसी दी गई, बनारस, लखनऊ, कानपुर, पटना, दिल्ली, कलकत्ता और लाहौर में क्रांतिकारियों के समर्थन में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। छात्रों ने ब्रिटिश सरकार के स्कूलों को और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने बड़े शब्दों में ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। लाहौर, अमृतसर और कानपुर में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें कई युवक गिरफ्तार किए गए। काकोरी के बलिदान से प्रेरित होकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज का बदला लेने की शपथ। चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी संगठन को पुनर्गठित किया और इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम दिया। युवाओं में उग्र राष्ट्रवाद बढ़ गया और लोगों ने नरमपंथी की जगह क्रांतिकारियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। फांसी से पहले रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने विचारों को पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। इन पत्रों ने उन्हें क्रांतिकारी संघर्ष का महत्व बताया और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जैसे उनके गीत पूरे देश में गूंजने लगे। गणेश शंकर विद्यार्थी और अन्य पत्रकारों ने इन पत्रों को अखबारों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना शुरू कर दिया। दिसंबर 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ज्यादा उग्र आंदोलन चलाने की मांग। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रत्यक्ष संघर्ष का समर्थन किया। इस घटना के कुछ ही समय बाद 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। इसमें लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने इसे काकोरी कांड के बलिदान का अपमान माना और सैंडर्स की हत्या का योजना बनाया। काकोरी कांड ने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने की प्रेरणा दी। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी इसी क्रांति की अगली कड़ी थी। 1929 में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंककर दुनिया को यह दिखा दिया कि भारतीय युवा किसी भी कीमत पर आजादी के लिए तैयार है। काकोरी के बलिदानियों की याद में हर साल 19 दिसंबर को क्रांतिकारी दिवस मनाया जाता है। काकोरी के इन वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, बल्कि इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, मातृभूमि के लिए समर्पित कोई भी कोट्स लिख करके जरूर जाए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।